जय हिंद। देखिए, अमेरिका और इजराइल में जितनी बेहतर दोस्ती है ना, ऐसी ही दोस्ती अमेरिका और ईरान की थी। अमेरिका और ईरान जिगरी दोस्त थे, लेकिन 1979 के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कैसे एक वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर इस्लामिक रिवॉल्यूशन की ओर ईरान चला गया, और कैसे आयतुल्लाह खमैनी का उदय होता है, और क्या ये सिनेरियो होता है, आईआरजीसी कैसे बनती है, ये हम शुरू से देखते हैं। देखिए, ईरान में पेट्रोलियम की खोज हो गई। ईरान से अंधाधुंध पेट्रोल लेके अमेरिका और ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन ईरान के एक प्रधानमंत्री होते हैं, नाम होता है मूसाडेक, मोहम्मद मूसाडेक। ये क्या करते हैं, ईरान की जितनी पेट्रोलियम कंपनी थी जिसे ब्रिटेन और अमेरिका तेल निकालती थी, उन कंपनियों को इन्होंने नेशनलाइज करके सरकारी घोषित कर दिया, और रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी को जाना पड़ा। इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और रातों रात मूसाडेक वहां के हीरो बन गए। लेकिन अमेरिका और इसकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, अमेरिका का सीआईए और ब्रिटेन के MI16, ये मिलकर इनकी तख्ता पलट कर देते हैं और इन्हें गिरफ्तार करा देते हैं, और ईरान की सत्ता दे देते हैं एक ऐसे लालची व्यक्ति के पास, रजा पहलवी के पास। और रजा पहलवी जब आता है तो रजा पहलवी वहां पर एक राजतंत्र ला देता है, और रजा पहलवी अमेरिका के इशारों की कठपुतली बन जाता है। रजा पहलवी के आने के बाद ईरान के जितना पेट्रोलियम है उसे अमेरिका निकालता है, उसे रिफाइन करने का भी अमेरिका करता है, बेचने के लिए डॉलर का यूज करता है, इवन उस पेट्रोलियम को रखने के लिए भी अमेरिका की कंपनी करती है। यानी तेल तो था ईरान का, लेकिन पूरा मलाई खा रहा था अमेरिका। यह बात वहां के लोगों के अंदर तो चुभ रही थी, और रजा पहलवी के खिलाफ लोग हो गए थे ईरान के लोग। लेकिन इसके खिलाफ जब आवाज उठाया गया तो रूहुल्लाह खोमैनी ने इसके खिलाफ सबसे भरपूर तरीके से आवाज उठाया। लेकिन रूहुल्लाह खोमैनी के इस आंदोलन को रजा पहलवी ने बहुत सख्ती से दबा दिया, और रूहुल्लाह खोमैनी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। तो कभी ये ईरान छोड़ के इराक गए, सीरिया गए, तुर्की गए, फाइनली ये फ्रांस इनको शरण दिया था, फ्रांस में जाके रह गए। लेकिन वहां से भी संदेश भेजते थे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता था। जो लोग रजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाते थे, रजा पहलवी की जो खुफिया एजेंसी थी उसका नाम था सबाक। रजा पहलवी सबाक की मदद से उन लोगों को घर से उठवा लेता था, और जो उसके खिलाफ बोलता था उसकी पूरी फैमिली को उठा के इतना बुरा टॉर्चर करते थे सब, और मार डालते थे सब। कोई भी रजा पहलवी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। रजा पहलवी अमेरिका के प्रभाव में आकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है, और ये रजा पहलवी एक नंबर का शराबी आदमी था, बाद में कैंसर से मरा भी, और एक नंबर का अय्याश था। ये अमेरिका से प्रेरित होकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है, और इसे शराब पीना और अय्याशी बहुत शौक था। तो इसने कहा कि लोग हमारे पे उंगली उठाएंगे, उससे अच्छा सबको शराबी बना दो, सबको अय्याश बना दो। 1979 की बात बता रहे हैं। उस समय ईरान में शराब खुलेआम हो गया। ये उस समय की स्टूडेंट्स का ड्रेस है ईरान में। इसने ऐसे कल्चर को वहां लागू कर दिया, अश्लीलता भर भर के ले आ दिया पूरा ईरान में। ये उस समय की मैगजीन चलती थी ईरान की, और वहां के बीचों पे लोग इस तरह का गुटखा, शराब, सिगरेट, ये सब चीजें पूरा वहां तेजी से फैल गई सब यहाँ पे। साथ ही वहां पर अश्लीलता इतनी बढ़ गई कि अंडरवियर पे ये सब नंगटे घूमने लगे सब यहाँ पे। अच्छा, अमेरिका का भी अलग टाइप का है यहाँ पे। अब देखिए, ये लोग ऐसा कपड़ा पहन के घूमेंगे तो बवाल हो जाएगा। एक तो बिहार का विधायक अंडरवियर पे ट्रेन में घुस गए थे तो बवाल, भैया तू खुलेआम घूमेगो यहाँ पे। ये तो मतलब क्या है कि महिला है तो कितना छोटा कपड़ा पहन लो, ये अमेरिका वालों का कल्चर है। खैर, यहाँ पे क्या ही अलग कल्चर। तो ये रजा पहलवी अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत पैसा उड़ाता था। इसकी पत्नी भी वैसा ही बौंक थी, पूरा पैसा उड़ाने वाली थी यहाँ। साथ ही 1971 में इसने ऐसा भयंकर गलती किया रजा पहलवी ने कि पूरी ईरान की जनता खिलाफ हो गई। वह पेट्रोलियम का पैसा तो एक तो आ नहीं रहा था, अमेरिका ले जा रही थी। जो बचा हुआ पैसा था, 1971 में पार्सेपोलिस नाम का एक त्योहार आयोजित किया गया। पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया, पर्सिया यानी ईरान के तेहरान में। पूरी दुनिया के राजदूतों को, पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाया गया, अंधाधुंध पैसा खर्चा किया गया। दुनिया में इसकी आलोचना हुई, भैया इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। पेरिस में बैठे जो, और जिन्हें ईरान से निकाल दिया गया था, रूहुल्लाह खोमैनी, पूरी भरपूर आवाज उठाए। मैगजीन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से ईरान के लोगों को संबोधित करते थे, और ईरान के लोग इसके खिलाफ अब आवाज उठाने लगे अपने राजा रजा पहलवी के खिलाफ। रजा पहलवी ने सबसे भीषण गलती क्या कर दिया,
उसने क्या किया, 8 सितंबर 1978 को 8 सितंबर 1978 को लोग जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे और उसके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजा रेजा पहलवी के खिलाफ। यहां पर अमेरिका उसका साथ दे रहा था, लेकिन इन रेजा पहलवी की जो पुलिस थी, यानी जो पुलिस और पैरामिलिट्री को लगाकर इसने उन लोगों पे गोली चला दिया जिसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। और जैसे ये गोली चली, आंदोलन और उग्र रूप ले लिया और देखते देखते पूरा ईरान इस जन आंदोलन में आ गया और पूरी तरह से ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया। गली गली से पूरी विरोध होने लगी। राजा को लग गया अब यहां रहेंगे तो कहीं जेंजी की तरफ मिलकर मारे सब मत यहां पे, तो रेजा पहलवी को भागना पड़ा। जनवरी में भागा, ये जनवरी 1979 जनवरी में रेजा पहलवी भागा। और जैसे रेजा पहलवी भागता है, पेरिस में बैठे रोहुल्ला खोमेनी ये जनवरी में भागता है और वो फरवरी 1979 में ईरान चले आते हैं। ये भागा जनवरी में क्योंकि इन्हें ने इसे भगाया था, इसके रहते आ जाता तो फांसी दे देता यहाँ पे, और ये जनवरी में भागा, ये फरवरी में आ गया। आप जानकर ताज्जुब कीजिएगा, जब रोहुल्ला खोमेनी ईरान आए थे तो उस समय 50 लाख लोगों ने स्वागत किया था रोहुल्ला खोमेनी का। 50 लाख लोगों ने स्वागत किया और इसे ईरान छोड़ के भागना पड़ा। ये अलग अलग जगह पे शरण लेता था, कभी तुर्की में लिया, कभी यूरोप में लिया, हंगरी में लिया, फ्रांस में लिया, अलग अलग जगहों पे ये शरण लेता था, लेकिन इसको लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, भाग गया। लेकिन ईरान के लोगों का कहना था ये जहां भी शरण ले इसको खींच के लाइए, फांसी दिया जाएगा चोट्टा को। यहाँ पे रेजा पहलवी ठीक था, सोचा भारत के एकदम खिलाफ रहता था। रोहुल्ला खोमेनी जब यहां आ गए तो रोहुल्ला खोमेनी ने कहा कि वेस्टर्न कल्चर खत्म, व्हाइट रेवोल्यूशन खत्म, ईरान को इन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशन कर दिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कर दिया और इन्होंने इस्लामिक रूल को लागू कर दिया। और ईरान में जो इसे डांस बार खुल गया था जगह जगह, सिगरेट का, शराब का, नचनियों का, अय्याशी का जो अड्डा बन गया था, रोहुल्ला खोमेनी ने कहा कि सब लोग बंद करो इसको। बंद नहीं कर रहा था सब, इन्होंने कहा सब लोग को एक के दिन लाइसेंस देंगे, स्टेडियम में आना, सबको गोली मरवा दिया। नहीं, आप तोरा लाइसेंस देते, सबको खींच खींच के गोली मरवा दिया यहाँ पे। अच्छा, अंग्रेजों की चाल समझिए, एगो बिलार चाल चलवाता है सब, कैटवाक माने चारों ओर से लोग देखेगा और मैं अंडरवियर पहन के ऐसे ऐसे चलेगी सर, कैटवाक, बिलार चाल। अरे भाई तो पूरा कपड़ा पे चले ना, चड्ढी अंडरवियर पे क्या जरूरत है, ना चले अभी। ये कल्चर खराब करते हैं सब, समझिएगा। यूरोप वाले सुंदर नहीं आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं सब। देखिए ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है। सुंदरता और आकर्षण में अंतर होता है। आप रामायण देखे होंगे, सीता माँ को देखिए, कोई भी व्यक्ति सीता नहीं कर, अपने से मां निकल जाता है, सीता मां यहाँ पे। तो यहां पर क्या है ना, आप देखिएगा, चाहे हमारी जो संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति को ये सब गलत दिखाएंगे, सब कहेंगे सब पिछड़ी संस्कृति है, जबकि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सम्मान झलकता है, ऐसी चीजों से होता है। तो जब हम भारतीय परिदृश्य में रहते हैं तो ये सुंदरता है, और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है। तो वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पे फोकस करता है। तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान के नजर से देखा जाता है। तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान के नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा यहाँ पे। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए रेजा पहलवी इधर उधर भाग के शरण ले रहा था। रेजा पहलवी को फाइनली जिमी कार्टर ने शरण दे दिया अमेरिका में। इस ससुरे के जीवन का सबसे भयंकर गलती हुआ, यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने जैसे रेजा पहलवी को शरण दिया, लोगों का गुस्सा भयानक आया, क्योंकि अमेरिका ही वो था जो मूसा डेक को हटाया था, अमेरिका ही था जिसने इसे शरण दिया। अब ईरान के स्टूडेंट, पब्लिक, जनता पूरा खिलाफ हो गई अमेरिका से और कहा गया कि अमेरिका तुम रेजा पहलवी को दे दो, उसे तेहरान की सड़कों पर फांसी दिया जाएगा। वह मूसा डेक को हटाया, उसने रेजा पहलवी को फांसी देने की पूरी मांग होने लगी और धीरे धीरे यह मांग इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कहा कि अमेरिका से लेके आओ रेजा पहलवी को, ससुरा को ले आकर फांसी दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका वापस देने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने कहा कि इसे कैंसर हुआ, हमारे यहाँ इलाज करेगा। ईरान के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ भेजो, हम परमानेंट इलाज करेंगे। लेकिन उसको सच में कैंसर था। अच्छा, रेजा पहलवी मरा भी कैंसर से। स्टूडेंट ने क्या किया, 4 नवंबर 1979 को
तेहरान में यूएसए का जो दूतावास है, एम्बेसी, दूतावास मतलब होता है उस देश के अधिकारी वहां रहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। स्टूडेंट पूरे दूतावास को चारों ओर से घेर लेते हैं और देखते देखते स्टूडेंट्स की भीड़ इतनी भयानक होती है कि दूतावास के अंदर घुस जाते हैं और दूतावास के अंदर घुस के वहां 52 लोगों को पकड़ लेते हैं। 52 डिप्लोमेट, ये दूतावास के अंदर नॉर्मल आदमी नहीं रहता है, बड़े बड़े हाई ऑफिसर रहते हैं। तो 52 डिप्लोमेट्स को पकड़ लिया स्टूडेंट ने और तेहरान की गलियों पे इनकी आंख पे पट्टी बांध के परेड निकाला गया था। लोग जूते मार रहे थे, इन लोग को बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया। और आपको जान के ताज्जुब होगा, अमेरिका के इन 52 डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक यानी लगभग 1.5 साल तक इन लोगों ने बंदी बना के रखा था। अमेरिका सुपर पावर टुकुर टुकुर देखते रह गया। अमेरिका में इसका बड़ी छीछा लेदर हुआ। जिमी कार्टर ने रुहुल्लाह खोमेनी से कहा कि हमारे डिप्लोमेट्स को वापस भेजो। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम तुम्हारे डिप्लोमेट्स को वापस भेजेंगे, तुम हई रेजा पहलवी का जो कैंसर का इलाज कर रहा है इसको वापस भेजो, अगर हम फांसी देंगे। तो दोनों में टसल हो गया। भैया कोई वापस कैसे करेगा, जिमी कार्टर की तो बेइज्जती होती। तो जिमी कार्टर ने क्या किया कि ईरान के जो 12 बिलियन डॉलर के एसेट्स थे, सोने चांदी थे, डॉलर थे, उसको सीज कर दिया। कहा कि नहीं, इसको हम फ्रीज करते हैं, जब तक तुम हमारे राजदूत को वापस नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैसा हम फ्रीज रखेंगे। ससुरा ईरान में और बवाल हो गया। कहा कि अब तो हम देवे नहीं करेंगे, आओ छोड़ा ले यहां पर। तो अमेरिका का घनघोर बेइज्जती पूरी दुनिया में। तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि ईरान से जो भी तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, व्यापार करेगा, उसको हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, फंड नहीं देंगे, हथियार नहीं देंगे। तो अमेरिका ने ईरान को तोड़ना चालू किया और उस समय से लेके 2026 तक ईरान के ऊपर अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगाया कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था तोड़ दिया। लेकिन जिमी कार्टर के ऊपर दबाव था कि आप छोड़ाइए इन कैदियों को, हमारे डिप्लोमेट्स को वापस लाइए। मीडिया लगातार जिमी कार्टर से पूछ रही थी। तंग आकर जिमी कार्टर ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ को बोल दिया, अनुमति दे दिया। 1980 में अमेरिका अपना का सबसे फेल्ड ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन ईगल क्लॉ। 1980 इस ऑपरेशन में टोटल 6 C-130 सुपर हरकुलिस जहाज को भेजा जाता है। इस जहाज की खासियत ये कहीं उतर सकता है, इसमें चक्का भी होता है और चक्का के नीचे अगर हम लोग इसमें एक तरह का समझिए एक जूता पहना दीजिए, स्लेट पहना देंगे, तो ये बर्फ पे भी उतर सकता है, रेगिस्तान में भी उतर सकता है, बालू पे भी उतर सकता है, कच्ची सड़क पे भी उतर सकता है। इसमें धूल गर्दा जाने का टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें ना टर्बो प्रोप इंजन होते हैं, विंग्स बाहर होता है, तो अंदर कुछ फंसने का झमेला नहीं होता है। तो ये कहीं भी उतर सकता है, तो ये रेगिस्तान में भी उतर सकता है। तो सुपर हरकुलियस मिलिट्री जहाज 6 जहाजों को भेजा गया ऑपरेशन ईगल क्लू में। कुछ में कमांडो थे और कुछ खाली था जो बंधकों को वापस लेके आता। लेकिन याद रखिएगा 6 गो में से 5 गो लौटेगा, एगो भड़क जाएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या शामिल था। तो उस समय का सबसे एडवांस और बड़ा हेलीकॉप्टर था MH-53 हेलीकॉप्टर। इस चलता फिरता 2 BHK का घर था, बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर था, एयर रिफिलिंग कर देता था। 8 भेजा गया, 8। याद रखिएगा एक को वापस नहीं आने वाला है, एक भी वापस नहीं आएगा। अभी आगे मजा देखते चलिए यहां पर। अब इन हेलीकॉप्टर को कैसे ले जाया जाए, तो देखिए हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए तो हम विमान वाहक पोत यूज कर सकते हैं। इस पे हेलीकॉप्टर को रखेंगे, ये पानी वाली जहाज होती है, इसमें 6 महीने का राशन ईंधन भरा होता है, ये जा सकती है और किसी भी देश के सामने लग जाएगी। तो इन हेलीकॉप्टरों को USS निमिज पे रखा गया और USS निमिज ईरान के पास आके अपना लंगर डाल के यहां खड़ा हो गया। लेकिन ये जो सुपर हरकुलियस विमान थे, ये तो इस पे उतर ही नहीं सकते हैं, तो इसको कोई पास का एरिया चाहिए जहां इसे उतारा जाए। तो ओमान के पास यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है मसीराह द्वीप। इस मसीराह द्वीप के एयरपोर्ट पर इन 6 हरकुलिस जहाजों को रखा गया और डिसाइड हुआ कि यहां से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे तेहरान के लिए और यहां से ये विमान तेहरान के लिए उड़ान भरेंगे। और एक जगह तेहरान से पहले, चूंकि ये रेगिस्तान में भी उतर सकते हैं, तो ये एक खाली जगह रेगिस्तान में उतर जाएंगे। उस रेगिस्तान का नाम रखा गया डेजर्ट 1, ऐसे कोड नाम रखा गया डेजर्ट 1। अब देखिए 1980 का दशक चल रहा है, रेगिस्तान में वैसे ही कोई रहता नहीं है, दूर दूर तक रेगिस्तान में कोई नहीं रहता है। तो इन लोगों ने पहले डिसाइड किया था एक सुनसान रेगिस्तान तेहरान से 150 किलोमीटर दूर, वहां इन लोगों ने हेलीकॉप्टर और रेगिस्तान में जहाजिया को उतार देंगे लोग। और वहां पे ना मोबाइल था उस समय, कोई देखियो लेगा तो गोली मार देंगे सब, या तो बंधक बना लेंगे। ना मोबाइल था, ना सैटेलाइट उतना एडवांस थे, तो रेगिस्तान में पड़े रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां से जाएंगे हम तेहरान और तेहरान से उनको छोड़ा के लाएंगे। तो इनका प्लान सब ठीक ठाक चल रहा था। अब इसमें CIA की एंट्री होती है। यहां से USS निमिज से 6 हेलीकॉप्टर 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और इस मसीह बंदरगाह से उड़ान भरते
होते हैं सब यहाँ से इसके हरकुलियस जहाज। अब ये जहाज लोग जब यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पर सीआईए क्या करती है, ट्रक लेके खड़ी रहती है। ये फोर्ड ट्रक्स थे यहाँ पर। ये सीआईए का प्लान था कि यहाँ से इन कमांडोज को ले जाएंगे हम तेहरान के लिए, और तेहरान में जो उसके 52 राजदूत बचे हुए हैं सब, जो इनके बंधक बनाए गए हैं डिप्लोमेट, इनको कमांडो जाएंगे और वहां जितने सिक्योरिटी होंगे उनको गोली मार देंगे लोग, और इन बंधकों को उस जीप में बैठा के इसमें और तेहरान के एक स्टेडियम में ले जाएंगे लोग। स्टेडियम में, अब ये स्टेडियम में क्या होगा, तो फिक्स ये हुआ कि स्टेडियम में जब हम इन बंधकों को ले जाएगा सीआईए छुड़ा के, तो स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे और हेलीकॉप्टर से फटाफट फटाफट उन बंधकों को लाद के, और हेलीकॉप्टर तो इतना तेज नहीं भाग सकता है, वो डेजर्ट 1 पे आएगा, डेजर्ट 1 पे, और वहां इन्हें विमान में बढ़ा के उड़ा के लेके चले जाएंगे लोग। ये प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हो गया चौपट। ईरान का ससुरा, ईरान एक किला है, चारों ओर पहाड़ है देखिए, और उन लोग यहां पे फंसे थे। यहां पर गड़बड़ क्या हुआ, एगो हेलीकॉप्टर का डायने टूट गया, ले एगो हेलीकॉप्टर का डायनेमिक टूट गया, एगो हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक लीकेज फेल हो गया, उसका कंट्रोले काम नहीं कर रहा था, तो दूगो निपट गया। और तीसरा हेलीकॉप्टर ना, वहां आंधी उड़ गया, रेगिस्तान में धूल की आंधी हो गया, एमे ढह गया, 3 गो ढह गया। ले ससुरा तू नहीं, ये 8 गो में 3 जना ढह गए लोग शुरुआत में, अभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं, इससे में 3 जना ढह गए लोग। अब हुआ बवाल, क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो वहां कहा गया था कि कम से कम 6 गो हेलीकॉप्टर चाहिए, कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए, और ससुरा 3 गो तो ढह गया है, तो 8 गो में से 3 गो ढह गया, तो बचा कितना, 5 गो। तो हुआ कि भैया अब 5 गो बचल है, कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए, चाहिए तो 8, लेकिन 6 गो से कम नहीं होगा। तो अमेरिका के कमांडोज ने कहा, उनको फोन किया जिमी कार्टर को, सर हमें ये ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ेगा, हमारे 3 जहाज टेक्निकल खराबी से उड़ान नहीं भर पाएंगे हेलीकॉप्टर। तो उन्होंने कहा ठीक है वापस आ जाओ। लेकिन रेगिस्तान में ही तो सुपर हरकुलियस जहाज उतरे थे सब, और 6-6 गो उतरे थे सब। इसकी सुरक्षा के लिए कमांडोज चारों ओर से निगरानी कर रहे थे कि जहाज के पास कोई आ ना जाए। कमांडोज के अंदर एक घबराहट थी कि अगला डिसीजन क्या आ रहा है, राष्ट्रपति तुरंत थोड़े कर देंगे वापस आ जाओ। अब ये लोग क्या कर रहे थे ना, यह हेलीकॉप्टर से कमांडो निकल के जहाज की निगरानी कर रहे थे। इसी बीच हुआ क्या, एगो बस जा रही थी, बाराती सबको लेके लौट रही थी, तो ये कमांडोज ने ना बस को घेर लिया, कहा रुक 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 रुक, निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। सब लोग को बाहर निकल के यहाँ बंधक बना लिया, कहा कि एकनी को अभी यहीं रोकते हैं, बाद में छोड़ देंगे, जब हम लोग चले जाएंगे तो छोड़ देंगे। उस समय ना मोबाइल था ना कुछ, 1980 में कितना टेक्नोलॉजी रहेगा, और वो रेगिस्तान में, तो घेरने का तो घेर लिया सो, लेकिन हो गया चौपट। इससे सुना बसवा को घेरा सब ना, तो यहाँ तो बस को ही सब घेर लिया है सब। उसी के उल्टा डायरेक्शन से एक तेल टैंकर जा रहा था, तो तेल टैंकर जा रहा था और अमेरिकी सोल्जर सब इधर से देख रहा था सब। तो जब इधर से देख रहा था सब ना, तो इन अमेरिकी सोल्जर्स को लगा कि ये कोई बस है, और ये तेल टैंकर वाला देख लिया, ये तो बंदूक लेके घूम रहा है सब। ये बस वाले को लगा ना कि ये कोई क्रिमिनल है सब, कि बंदूक लेके क्यों घूम रहा है। अमेरिकी सोल्जर्स को सब समझे सब कि डाकू है सब। तो ये क्या किया, और तेज कर दिया कि कचार के निकल जाएंगे। तब तक वो बैला पर गोली चला दिया सर। अरे बैला अमेरिकी फौजियों ने गोली चला दिया, ये भड़क गया। जैसे ब्लास्ट हुआ ना, इतना भीषण ब्लास्ट हुआ कि ये खबर लग गई ईरान की सेना को। अब ईरान की सेना उस समय क्या करे, तो ईरान की सेना हरकत में आ जाती तो गड़बड़ होता। तो इन लोगों ने कहा भाग 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 भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग भाग भाई, जल्दी भाग, जल्दी बैठ बैठ हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ, चल 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 चल, जल्दी भाग भाग यहाँ से। अब इन लोग को जल्दी हो गया भागने के लिए, यही में गड़बड़ा गया। जल्दी के चक्कर में ना एगो हेलीकॉप्टर क्या हुआ, उड़ान भरा ना, तो एगो जहाजिया में जाकर लड़ गया। ले ससुर ने, यही के कहा जाता है ना कि जब दिन खराब रहता है ना, तो ऊंट पे बैठल आदमी को कुत्ता काट लेता है। यही हुआ, बेचारा का 3 गो हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी हो गया, एगो लड़ गया, और ससुरा लड़ा ना तो एगो जहाजियों को ले गया। ई हेलीकॉप्टर में 3 जना थे, ई मर गए लोग। बड़का जहाज में 5 को क्रू मेंबर थे, ये तो खाली गया था इसलिए कि इसमें कमांड जो बंधक है उनको भर के लाया जाएगा। तो 8 जने मरियो गए लोग, 8 जना मर गए। तो एगो हेलीकॉप्टर और क्रैश हो गया, बच गया कई गो, 4 गो। 3 गो में टेक्निकल खराबी था, 3 गो में टेक्निकल खराबी था, एगो क्रैश हो गया। टोटल 4 गो हेलीकॉप्टर तो गया काम से, बच गया 4 गो को। तो अमेरिकी सैनिकों ने कहा हे भाई हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, बड़ी धीरे धीरे जाएगा, ईरान की सेना मार देगी, हमको भी इसी में लाद के ले चलो। तो भैया हुआ कि 4 गो हेलीकॉप्टर को छोड़ दो ईरान में ही,
अमेरिका ने अपना 4 गो हेलीकॉप्टर ईरान में छोड़ा, 8 गो गया, 4 गो ढह गया और 4 गो हुए छोड़ के भागना पड़ा। आ एगो तो ढहा था यहीं में लड़के, तो एगो इहो चौपट हो गया। तो 8 तो 8 हुए रह गए और 6 गो में 5 गो लौटा का, तो कुछ नहीं, खाली हाथ लौटे। घनघोर बेइज्जती हुआ अमेरिका का, एकदम गाढ़ा बेइज्जती हो गया अमेरिका का। और अमेरिका में जिमी कार्टर का थू थू हो गया, जिमी कार्टर का एकदम थू थू हो गया। और इत्तेफाक से 1981 में इलेक्शन था, ले सोचो नहीं, 1980 में इनका बंधक बना लिया गया और ऑपरेशन ईगल क्लू फेल हो गया, और 81 में इलेक्शन था, उसी साल इलेक्शन था। तो इलेक्शन में इनको भयंकर इसका लॉस उठाना पड़ा और फाइनली जिमी कार्टर को मजबूर होना पड़ा, ईरान के 12 बिलियन डॉलर को वापस देना पड़ा। और रुहुल्लाह खोमैनी ने कहा कि ठीक है, हम आपके बंधकों को वापस देंगे। ये कितना ढीठ आदमी है सोचिए। इसने कहा कि हमारा पहले 12 बिलियन डॉलर दो, तो 12 बिलियन डॉलर वापस ले लिया। उस